तो इस मूवी का पार्ट 1 जहाँ पर खत्म हुआ वहाँ हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका की बॉडी को 70 साल बाद बर्फ से निकाला गया था और उसे रिवाइव किया गया था। और अब हम इस पार्ट में उसके 2 साल बाद का सीन देखते हैं जब कैप्टन अमेरिका इस दौर में भी रहने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो निक फ्यूरी उसके पास आते हैं जो कि एक एजेड आदमी है। वो कैप्टन अमेरिका से एक मिशन के बारे में बात करते हैं जिसमें कैप्टन अमेरिका की साथी एक लड़की होगी और उसका नाम नताशा है। ये एक सीक्रेट मिशन होता है जिसके लिए इनकी और भी टीम बनाई जाती है और इन्हें लीड कर रहा होता है एक एजेंट। ये मिशन बेसिकली कुछ लोगों को हाइड्रा की कैद से बचाना था जो कि एक शिप में कैद थे। अब कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ उस शिप पर जाता है। वहाँ पर जाते ही हम वहाँ के लीडर को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। यहाँ इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जॉर्ज कैप्टन अमेरिका को किक्स मारने लगता है और अपने हाथों से भी उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से अपना डिफेंस करता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका भी अपने शील्ड को यूज करते हुए उसे मारने लगता है। जॉर्ज गिरने ही वाला होता है लेकिन उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो फ्लिप लगाकर दोबारा से खड़ा हो जाता है और कैप्टन अमेरिका को जोर जोर से किक्स मारने लगता है और उससे कहता है अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो अपना फेस मास्क उतारो और मुझसे अपनी शील्ड के बगैर लड़कर दिखाओ। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को पीछे लगाता है और अपना मास्क उतार लेता है और अब उन दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव भी जॉर्ज को काफी मार रहा होता है और आगे से जॉर्ज भी कुछ कम वार नहीं कर रहा होता। तभी कैप्टन अमेरिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से पकड़कर एक दरवाजे के साथ मारता है जिससे वो दरवाजा टूट जाता है और वो अंदर आकर गिरते हैं। जॉर्ज का सर जमीन के साथ लगता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये वही रूम होता है जहाँ पर नताशा भी होती है। वो शिप से सारा डाटा एक यूएसबी में कॉपी कर रही होती है। तो तभी उसके पास कैप्टन अमेरिका आता है और वो कहती है कि बस मेरा काम हो गया। इससे पहले कि वे लोग यहाँ से निकले जॉर्ज को होश आ जाता है। वो दोबारा से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी जान बचाते हुए यहाँ से अपने हेडक्वार्टर आ जाता है और निक फ्यूरी को सब कुछ बताता है। अब यहाँ पर निक फ्यूरी उसे 3 सैटेलाइट्स दिखाते हैं। इनकी मदद से वो किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकते थे। साथ ही नताशा उन्हें वो यूएसबी दे देती है जिसके अंदर उसने उसी शिप का डेटा कॉपी किया था, जिसे पाकर निक फ्यूरी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब उसे देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कोड वर्डिंग होती है जिसे डीकोड करने के लिए इन्हें बहुत सारा टाइम चाहिए था और ये काम इतना आसान नहीं था। इनकी कंपनी का नाम शील्ड होता है जो कि बहुत फेमस होती है। ये वही कंपनी होती है जिसमें अब कैप्टन अमेरिका भी काम करता है और साथ ही साथ नताशा भी। लेकिन इन सबको खबर होती है कि शील्ड में एक ऐसा स्पाई है, यानी कोई एक ऐसा आदमी है जो कि हाइड्रा के साथ मिला हुआ है। हाइड्रा वही है जो शील्ड के अगेंस्ट है और उसका कोई आदमी यहाँ पर होना बहुत खतरे की बात है। अब निक फ्यूरी अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट होता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो पुलिस होती है और तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपना फेस कवर कर रखा था, लेकिन उसे द विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता है। निक फ्यूरी काफी जीनियस होते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं और सीधा कैप्टन अमेरिका के पास आते हैं। ये कैप्टन अमेरिका का घर होता है तो निक फ्यूरी से बताते हैं स्टीव मेरी जान खतरे में है। नताशा ने जो मुझे डाटा कॉपी करके दिया है वो यूएसबी मेरे पास है जिसे बहुत से लोग हासिल करना चाहते हैं। मुझ पर रास्ते में हमला भी हुआ है जिसके पीछे हाइड्रा का हाथ है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझे मार। अभी के लिए ये यूएसबी अपने पास रखो ताकि अगर मुझे कोई पकड़ भी लेता है तो उन्हें ये न पता चल सके कि मेरे पास ये यूएसबी है और जो डाटा इतनी मुश्किल से हमने हासिल किया वो हमारे हाथों से निकल जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक और अटैक होता है और ये अटैक किसी और ने नहीं, उसी द विंटर सोल्जर ने कराया था, जिसकी वजह से निक फ्यूरी की डेथ हो जाती है। कैप्टन अमेरिका अपनी जान और वो डेटा बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन निक फ्यूरी की डेथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनकी बॉडी को हॉस्पिटल लेकर आती है, इनसे रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें रिवाइव किया जाए, हमें इनकी बहुत जरूरत है और इस पर अब काम होने लगता है। अब कैप्टन अमेरिका शील्ड के हेड के पास जाता है जो उससे कहता है कि स्टीव मैं जानता हूँ जिस यूएसबी में तुम लोगों ने डाटा चुराया है वो निक फ्यूरी के पास थी और रात को निक फ्यूरी तुमसे ही मिलने आया था। इसका यही मतलब हुआ कि यूएसबी तुम्हारे पास है तो चुपचाप वो डाटा मुझे दे दो, क्योंकि तुम अब इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे इस डाटा के बारे में कुछ पता नहीं और तुम इसीलिए फिर रहे हो। तुम जानते भी हो ये कितना खतरनाक है। लेकिन स्टीव यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है और कहता है मेरे पास कोई यूएसबी नहीं है। कहकर कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव वहाँ से चला जाता है और एक एलिवेटर में आता है, लेकिन ये बात उस हेड से हजम नहीं होती, यानी उसे अच्छा नहीं लगता। तो अपने कुछ लोगों से कहता है कि एलिवेटर में कैप्टन अमेरिका पर अटैक कर दो, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं पहले से शक हो रहा था। तो जैसे ही उस हेड के सारे लोग उस पर लिपटते हैं उसे मारने के लिए, तो कैप्टन अमेरिका उन्हें धकेलता हुआ एलिवेटर का बटन प्रेस कर देता है और खुद की जान छुड़वाता है, जिससे वो बाहर आ जाता है।
उधर नताशा को भी कैप्टन अमेरिका की फिक्र हो रही होती है। वो उसे ट्रेस कर लेती है, वो उसको अपने पास बुलाती है, उससे वो यूएस में लेते हुए उस डेटा को पढ़ने की कोशिश करती है। इसको डिकोड करने के बाद इनको पता चलता है कि उनकी अपनी ही कंपनी जो कि शील्ड है, उसकी दूसरी ब्रांच एक और कंट्री में थी जहाँ पर इनका काफी ज्यादा डेटा है। तो अगर इन्होंने वो हासिल कर लिया तो इनकी एजेंसी शील्ड को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब ये दोनों उस शहर में जाते हैं जहाँ पर ये एजेंसी की दूसरी ब्रांच होती है, लेकिन वहाँ जाते ही इन्हें पुराने कंप्यूटर्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। उन कंप्यूटर्स पर एक क्लिप चलने लगती है जो कि डार्क स्कल के उसी साइंटिस्ट की होती है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पर आकर डेटा ले, और उन रिकॉर्डिंग्स में ये साफ साफ जाहिर था कि शील्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हाइड्रा को भी है, क्योंकि शील्ड के कई ज्यादा लोग हाइड्रा की तरफ भी आए और हाइड्रा के कुछ स्पाइस भी शील्ड में गए। तो इसलिए शील्ड को हाइड्रा का डेटा चुरा कर कोई फायदा नहीं होना, जबकि हाइड्रा को शील्ड की डेटा के बारे में जानने के लिए कोई शौक ही नहीं था। लेकिन ये सब झूठ था, क्योंकि अगर इनको इन्फॉर्मेशन चुराने की जरूरत ना होती तो हाइड्रा अपने स्पाई क्यों शील्ड में भेजती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था। अब दूसरी तरफ उसमें से एक सैटेलाइट एक्टिवेट हो जाती है जिसके बारे में निक फ्यूरी ने कैप्टन अमेरिका को बताया था कि ये हमारे दुश्मनों को मारेगी जो कि हाइड्रा से ताल्लुक रखते हैं, उससे कनेक्टेड है। तो सैटेलाइट ये समझ लेती है कि कैप्टन अमेरिका और नताशा हाइड्रा के लोग हैं, तो वो उन पर मिसाइल छोड़ देती है। इससे उस एजेंसी की वो ब्रांच तबाह होने लगती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका जानता था कि इसके अंडरग्राउंड पे एक रास्ता है, तो वो नताशा को वहाँ से लेकर जाता है और बचा लेता है। तभी कैप्टन अमेरिका को रियलाइज होता है कि उनकी एजेंसी में जो बंदा है जो इन पर स्पाई कर रहा है और हाइड्रा से ताल्लुक रखता है, वो कोई और नहीं बल्कि इसी का अपना हेड है, जिसने एलिवेटर में कुछ लोग भेजे ताकि वो कैप्टन अमेरिका को नुकसान पहुंचा सके। और इनका अपना ही बंदा ऐसा क्यों करेगा। और अब कैप्टन अमेरिका और नताशा शील्ड की एजेंसी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस हेड ने इन दोनों को धोखेबाज कह दिया था और ना ही अब इनके पास कुछ वेपन्स बाकी थे। अब यहाँ से कैप्टन अमेरिका आर्मी यूनिट जाता है जहाँ पे वो अपने एक साथी से मिलता है जिसका नाम होता है फैल्कन, और उसका भी इस मूवी में बहुत मेन कैरेक्टर है। कैप्टन अमेरिका उसे सारी बात बताता है, तो अब ये तीनों यानी कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और नताशा टीम अप कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों जब टीम अप करते हैं तो उनको पता चलता है कि शील्ड में एक और स्पाई है जो कि हाइड्रा की तरफ से है। वो ग्लासेस वाला एक बार्ड आदमी होता है जिसे कैप्टन अमेरिका पकड़ लेता है और ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पर वो आदमी बताता है कि तुम लोगों ने जब उस डार्क स्कल का साइंटिस्ट देखा और वो तुमसे हाइड्रा के बारे में बातें कर रहा था, तो उसके बाद ही और इसी वजह से सैटेलाइट को ये लगा कि तुम लोग भी हाइड्रा के लोग हो और उसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की और उस बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया। तो हाइड्रा का यही प्लान है कि वो तुम लोगों की तीनों सैटेलाइट को अपने कब्जे में ले ले। एक को तो वो ले चुकी है और अब देखना जल्दी वो वक्त आएगा जब तीनों की तीनों सैटेलाइट जो कि निक फ्यूरी के मुताबिक शील्ड के लिए ही फायदेमंद थी, वो अब हाइड्रा के लिए काम करेंगी। अब कैप्टन अमेरिका उस ग्लासेस वाले आदमी से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमें उस जगह का बताओ जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। वो आदमी उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होते कि इन पर उसी द विंटर सोल्जर का अटैक हो जाता है और वो गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए उस ग्लासेस वाले आदमी को अपने साथ बाहर ले जाता है कि तुमने इन सब को हमारे बारे में क्यों बताया। वो उसे मारने के लिए अपने साथ लेकर गया था क्योंकि उसने इनको धोखा दिया था। अब कैप्टन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था कि इतनी मुश्किल से इनके हाथ कोई आदमी आया जो कि इन्हें सारी नॉलेज दे रहा है, तो वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है ताकि इस विंटर सोल्जर से लड़ सके। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो विंटर सोल्जर का मास्क उतर जाता है और ये देख के हम सब काफी हैरान रह जाएंगे कि विंटर सोल्जर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका का अपना दोस्त बकी बार्न्स होता है। यहाँ ये सुन लीजिए कि बकी बार्न्स हाइड्रा का मेंबर किस तरह बना और हाइड्रा के लिए काम क्यों करता है। क्योंकि पार्ट 1 में जब वो ट्रेन से गिरा था तो हमें ये लगा कि शायद वो मर गया है, लेकिन नीचे उसे हाइड्रा के लोगों ने बचा लिया था और उसका इतना ज्यादा माइंड वॉश किया, शील्ड के अगेंस्ट बातें मरी, इवन कैप्टन अमेरिका के खिलाफ भी, कि अब वो हाइड्रा के लिए ही काम करना शुरू हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका निक फ्यूरी से मिलने जाते हैं जो कि अब जिंदा हो चुके थे। वहां जाकर उनको पता चलता है कि निक फ्यूरी एक्चुअली मरे ही नहीं थे, सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ताकि हाइड्रा उनका पीछा छोड़ दे, और उनके असिस्टेंट ने फौरी तौर पर यानी जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान सच में बचा ली और वो ठीक ठाक है। कैप्टन अमेरिका इन्हें ऐसे देख के बहुत खुश होता है, तो निक फ्यूरी उनसे कहते हैं बस अब हमें ध्यान देना होगा हमारे अगले मिशन पर। तुम जैसा कि जानते हो कि हाइड्रा ने हमारी सब सैटेलाइट्स को हैक कर लिया है, तुम्हें बस ये करना है कि हमारी सैटेलाइट्स की चिप में ऐसी चेंजिंग करनी है कि वो दोबारा से शील्ड के साथ कनेक्टेड हो जाए और शील्ड के अलावा किसी भी एजेंसी का कहना ना माने। अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो जल्दी बाकी कंट्रीज पर इसके जरिए फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब हम शील्ड की एजेंसी के अंदर ही देखते हैं कि उनमें से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा होता है
और वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी आ चुके होते हैं जो कि इसमें पार्ट लेने वाले थे, और उनके साथ वो हेड भी शामिल था जो कि गद्दार था, बिट्रेयर था। तो कैप्टन अमेरिका ऊंची आवाज में अनाउंस करता कि हमारे अंदर ही कुछ स्पाइस मौजूद हैं, हमें उनको पहचानना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी ये सैटेलाइट हैक हो चुकी है और हाइड्रा इसको हमारे अगेंस्ट ही यूज करने वाला है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब मेरा साथ दीजिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल जिसके साथ वो हेड भी शामिल होता है, उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी होती है जो कि अचानक से उन पर गन पॉइंट कर लेती है और उन्हें किक्स मारने लगती है। बहुत हैरान होते हैं कि हमारी ही मेंबर होने के बावजूद ही हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो तभी वहाँ एक लड़की बोलती है, यानी वही बूढ़ी औरत, कि मैं नताशा हूँ। साथ ही वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है कि मैंने तो बस एक्टिंग की ताकि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर आ सकूँ और हर चीज पर नजर रख सकूँ। तुम लोग भी ना कितने मासूम हो। साथ ही साथ वहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाते हैं और सीधा उस हेड के पास आकर कहते हैं, तुमने शील्ड का जो भी डेटा चुराया है उसे डीकोड करके हमें वापस करो। तो वो हेड उसे मना करते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो मर चुके थे, एक सोल को डेटा देने का क्या फायदा। वो यहाँ पर निक फ्यूरी का मजाक उड़ाने लगता है। तभी निक फ्यूरी अपनी आंख से वो कपड़ा हटाते हैं जो उन्होंने पहन रखा होता था। इनफैक्ट उनकी आंख में एक एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि कुछ भी रीड कर सकती थी, इवन अगले इंसान की आंखों में से भी। उसके दिमाग की सारी मेमोरी, साथ ही साथ वो डिकोडिंग भी कर सकती थी। तो निक फ्यूरी अपनी आंख से उस हेड की आंख की तरफ देखते हुए वो सारा डेटा रीड कर लेते हैं और उसकी डिकोडिंग भी कर लेते हैं। साथ ही साथ वो नताशा से कहते हैं कि इसके सारे लोगों को मार दो, और अब वो दोनों फायरिंग करके उन सब लोगों को मार देते हैं। अब उधर कैप्टन अमेरिका भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। जैसा कि उसे निक फ्यूरी ने कहा था, वो सैटेलाइट के अंदर जाकर उसमें से हाइड्रा की चिप्स निकालता है और शील्ड की चिप्स डाल देता है, जिससे उस सैटेलाइट पर दोबारा से शील्ड का कंट्रोल आ जाता है। उसको कंट्रोल निक फ्यूरी की असिस्टेंट ही कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर बकी बार्न्स यानी द विंटर सोल्जर आ जाता है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी भी उसके पास वो सारी मेमोरीज होती हैं उस टाइम की जो उसने बकी बार्न्स के साथ अच्छे से गुजारा। लेकिन वो नहीं जानता था कि बकी बार्न्स के दिल में अब उसके लिए कितनी नफरत है, क्योंकि इस हद तक, इस लिमिट तक उसका माइंड वॉश किया जा चुका था। विंटर सोल्जर उसी सैटेलाइट के साथ लटक कर कैप्टन अमेरिका पर फायरिंग करने लगता है। अब उसके पास आकर उसके ऊपर आकर उस पर पंचेस मारने लगता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका आगे से खामोश होता है, उसको कुछ भी नहीं कह रहा होता। लेकिन तभी सैटेलाइट में आग लगने लगती है, उसके कुछ पार्ट्स नीचे गिरने लगते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को अपनी बकी बार्न्स को ये बताता है कि ये सैटेलाइट अब हमारे कब्जे में है। तो विंटर सोल्जर भी उसे पंचेस मारने से रुक जाता है, और उस सैटेलाइट की तबाह होते ही वो दोनों भी नीचे पानी में गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही कैप्टन अमेरिका बेहोश हो जाता है, जबकि बकी बार्न्स यानी वो विंटर सोल्जर जिंदा होता है। लेकिन न जाने उसे वहाँ पर क्या याद आया था। वो कैप्टन अमेरिका को पानी से खींचता हुआ बाहर लाता है और खुद जंगल की तरफ जाकर गायब हो जाता है, और इसके बाद इसका किसी को पता नहीं चलता। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम नताशा को देखते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करी होती है कि अब सब कुछ ठीक है, हमने हाइड्रा को हरा दिया है और सब कुछ अब हमारे कंट्रोल में है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी को साथ देखते हैं, जो कि एक ग्रेव पर खड़े होते हैं। और वो ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि निक फ्यूरी की फेक यानी नकली ग्रेव होती है। निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से कहते हैं कि तुम यहाँ किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, लोगों को बस यही लगता रहने दो कि मैं मर चुका हूँ, ताकि ना कोई मेरे पीछे आए और ना ही कोई समझे कि शील्ड का एक अच्छा बंदा कि हर किसी से लड़ सकता है अभी भी जिंदा है, क्योंकि मैं छुप कर उनके अगेंस्ट काम करना चाहता हूँ और यही बेटर ऑप्शन है। एंड पर हम कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को एक साथ देखते हैं, जो कि आज भी बकी बार्न्स की तलाश में होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।